बर्नौलीज प्रिंसिपल। स्टेटमेंट क्या है इसकी? तो स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, लास्ट लेक्चर की अगर थोड़ी बातें आपको याद हैं तो दो टाइप के फ्लो हमने देखे हुए थे। एक था स्ट्रीमलाइन फ्लो और दूसरा था टर्बुलेंट फ्लो, राइट? तो अगर किसी पाइप में स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो का मतलब है लो स्पीड के ऊपर फ्लो होना, और बड़ा सारे जो प्रीसीडिंग पार्टिकल्स हैं एक पॉइंट से जो भी निकल रहे हैं, सारे पार्टिकल्स की उस पॉइंट पे वेलोसिटी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। सो इस टाइप का एक फ्लो चल रहा है। इस फ्लो में तीन टाइप की एनर्जी का सम। कौन कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है ये, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट? इन तीनों का सम पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी का जो समेशन है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इसी स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल कहा जाता है। सिचुएशन एक बार फिर से समझो। स्ट्रीमलाइन फ्लो, पहली बात तो ये है, फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। बताओ इस इक्वेशन को मैं रिवर के फ्लो पे अप्लाई कर सकता हूं? नहीं अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि रिवर का फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको कर दिया। होमवर्क शीट 10.2 का क्वेश्चन नंबर शायद शायद मेरे को नहीं याद है। तुम मेरे को बताओ कौन से क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया है। शायद पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड में। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन। अरे आई बात समझ में? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये है, आइडियल फ्लूइड होना चाहिए एक बात, और दूसरी चीज है फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीमलाइन। अगर ये दो चीजें हैं तब बर्नौलीज प्रिंसिपल आप अप्लाई करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। रिवर में वाटर होता है, वाटर इज नॉट द आइडियल फ्लूइड, एक कंडीशन वहां पे फेल हो गई। और दूसरा स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। दोनों कंडीशन फेल, अप्लाई कर सकते नहीं हो बर्नौली का प्रिंसिपल। अरे मेरे अगल बगल में कोई नहीं होता है कि जो ऐसा तुमको देख करके तुम्हारे बारे में अपना एक कंसेप्शन बनाने लग जाए। टेंशन नहीं लो, पूरा पूरा खाली रूम होता है व्हेन आई एम टीचिंग इन दिस, ठीक है? सो डोंट वरी। और मैंने तो तुमको देखा ही हुआ है यार, फिर क्या टेंशन है? आओ यार, वीडियो ऑन रखो। चलो, सो W net equals to change in potential energy plus change in kinetic energy. ध्वनित ध्वनित ओके खुशिल, यस सर। वर्क डन का इक्वेशन बताओ यार, वर्क डन कैसे निकालते हैं हम कहीं पर भी? सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बहुत बढ़िया। अगर मुझे डेल्टा W नेट निकालना है, यानी कि जो भी मुझे चेंज निकालना है, कितना वर्क डन मैं कर रहा हूं यहां से यहां तक लिक्विड को पहुंचाने के लिए, तो देखो दो कंडीशन इसके अंदर हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला तो जब वाटर एंटर हो रहा होगा, यानी कि जो भी हमारा आइडियल फ्लूइड है, नॉट वाटर, जो भी हमारा आइडियल फ्लूइड जिसको हमने इसके अंदर से फ्लो करता हुआ कंसिडर किया हुआ है, जब वो फ्लूइड एंटर होगा तब का वर्क डन, और जब यहां से वो लीव करेगा तब का वर्क डन। दो वर्क डन अपने को यहां कंसिडर करना है। सो ये W नेट जो है, जिसे मैं डेल्टा W नेट बोल रहा हूं, दिस विल बी इक्वल टू W एंटरिंग माइनस W लीविंग, है ना? चेंज फाइंड आउट करना है ना, तो चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे? दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करके। एंटर में जितना वर्क हुआ वो, और लीव करते टाइम जितना वर्क हुआ वो, उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा W नेट मिल जाएगा। अरे क्या ये बात समझ में आई आपको? यस यस सर। ओके, चलिए एंटरिंग के टाइम पे कितना वर्क डन हुआ ये हम निकालते हैं। और सपोज करो कि डेल्टा T जितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमारा जो फ्लूइड है
वो फ्लूइड ये इतना डिस्टेंस कवर कर लेता है, दिस मच इज द डिस्टेंस जो डेल्टा टी टाइम के अंदर हमारा फ्लूइड कवर करता है। और क्योंकि यहां क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो इतना ज्यादा डिस्टेंस वो नहीं कवर कर पाएगा, कंपैरेटिवली डिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes. सो डब्ल्यू नेट में लिख रहा हूं F1 D1, ये इतना पार्ट है मेरा D1 एंड दिस मच डिस्टेंस इज D2, माइनस क्या हो जाएगा F2 D2। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, F1 फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स एरिया। होता है क्या ऐसा कोई इक्वेशन? P इज इक्वल टू F बाय A के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, है ना? Yes, sir. तो अगर मैं यहां से F1 इज इक्वल टू लिखूं, दैट विल बी P1 टाइम्स A1, और डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। मैंने टाइम डेल्टा टी जितना कंसिडर कर रखा है, बहुत बहुत ज्यादा टाइम नहीं कंसिडर कर रहा हूं, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी जितना जब कंसिडर कर रहा हूं, तो दिस डिस्टेंस D1 विल बी इक्वल टू इस पार्ट की वेलोसिटी दैट इज V1, और टाइम जो है दैट इज डेल्टा टी। अरे यार ये रख दूंगा, कोई दिक्कत आएगी क्या? No, sir. No, sir. नहीं। F2 की जगह पर सेम पैटर्न के ऊपर अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट इट एज P2 A2 V2 delta T। P2 is the pressure, A2 is area cross section, V2 velocity, delta T क्या है? टाइम है। अब देखो, बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो आपको होता है इस पूरे डेरिवेशन के अंदर, वो कंफ्यूजन ये है कि ये V1 जो है ना, ये है पहले पार्ट में, यानी यहां पर वेलोसिटी है। इसको गलती से आपको ऐसा लगने लग जाता है कि सर ये वॉल्यूम तो नहीं लिखा है आपने। ना भाई ना, ये मैंने वेलोसिटी लिखी हुई है। और ये है V2। V2 के केस में ये जो है, ये सेकंड वाले पार्ट पर ये वाला जो है वहां पर वेलोसिटी है, वॉल्यूम ये भी नहीं है। दिस इज नॉट द वॉल्यूम। अब देखना, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू डिस्टेंस, इसे आप क्या बोलोगे? वॉल्यूम बोलोगे, है कि नहीं है? ये Yes, एरिया sir. इंटू डिस्टेंस, ये इतना पार्ट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। लेकिन ये तो पहले पार्ट का वॉल्यूम होगा जिसको आपने क्या बोल रखा है? V, लाइक V1 बोल रखा है ना? हेलो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, वॉट एवर अमाउंट ऑफ फ्लूइड विल एंटर, जितना अमाउंट में फ्लूइड आपका यहां पे एंटर होगा, क्या आप इस चीज से अग्री करते हो सेम अमाउंट में आपका फ्लूइड यहां से लीव करना चाहिए? तभी तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रह पाएगी। अरे यार, एक्यूमुलेशन अगर चालू हो गया, फ्लूइड यहां कहीं एक्यूमुलेट होना चालू हो गया, तो ये सिस्टम सरवाइव कर पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। फ्लूइड एक तरफ से जितना एंटर हो रहा है, उतना ही फ्लूइड दूसरी तरफ से क्या कर जाना चाहिए? लीव कर जाना चाहिए। मतलब डिस्टेंस भले ही इन दोनों ने अलग अलग कवर किए हों, लेकिन आप देखो वॉल्यूम दोनों के कैसे होंगे? सेम होंगे। चेक करो, इसका वॉल्यूम ये इतने पार्ट का और इसका वॉल्यूम ये इतने पार्ट में। यहां डिस्टेंस ज्यादा तो एरिया कम, यहां डिस्टेंस कम तो एरिया ज्यादा, है ना? सो प्रोडक्ट जब आप एरिया और डिस्टेंस का करोगे तो इवेंचुअली होगा ये कि आपको दोनों में वॉल्यूम कैसे मिलेंगे? सेम मिलेंगे। सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आपको वहां दिखाई पड़ेगा। तो देखो, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दे रहा हूं, P1 टाइम्स डेल्टा वी, क्योंकि एरिया इंटू डिस्टेंस यही तो आपको क्या बता रहा है? वॉल्यूम बता रहा है। सो दिस इज P1 टाइम्स डेल्टा वी माइनस P2 टाइम्स डेल्टा वी। दिस डेल्टा वी इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, राइट? स्मॉल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है ये वेलोसिटी का चेंज नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना इस बात में। चलो, डेल्टा वी दोनों में कॉमन है, P1 माइनस P2 इंटू क्या हो जाएगा? डेल्टा वी हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई?
अगर हाँ तो थम्स अप दे दो, नहीं तो बताओ, डाउट सॉल्व करते हैं आपका। विराज, हृदय, धवल, आदित्य, तनय, अंशुल, ये सारे लोग कुछ कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, ये इतना पार्ट समझने के बाद अब हमारी कहानी हो चुकी है बहुत ही आसान। अब पूरे कहानी में आपको कहीं भी दुख आने वाला नहीं है ना। चलो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ये वैल्यू की बाद आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? और फिर आता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एडवांस के स्टूडेंट हो यार, पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस अगर मुझे निकलवाना है तो क्या मुझे तुमसे बड़ा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? सिंपल है, नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 क्या हो जाएगा? M इंटू जी इंटू H2 माइनस M इंटू जी इंटू H1। यही होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट प्रॉब्लम क्या है ना यार, M तो मेरे को पता ही नहीं है। तो Density फ्लूइड into के volume. केस में मास को आप लिखते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, किसी ने मेरे Yes, को sir. बोला सर डेंसिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं यार, लाते हैं उसी के पिक्चर में। तो देखो, वॉल्यूम जो हमने कंसिडर किया ना, वो तो बहुत ही छोटा सा वॉल्यूम था, दैट वाज डेल्टा वी। यस और नो? तो मास भी उसके करस्पॉन्डिंग कैसा हो जाएगा? डेल्टा एम हो जाएगा। तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू रो टाइम्स डेल्टा वी। चलो लगाते हैं इक्वेशन। रो इंटू डेल्टा वी यहां पर रखते हैं एम की जगह पे, तो ये हो जाएगा रो इंटू डेल्टा वी जी एच टू माइनस रो इंटू डेल्टा वी जी एच वन। लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. Yes, अब sir. किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन नहीं पूछा, सर दोनों में एम ही क्यों यूज किया है, M1 M2 क्यों नहीं? अरे यार, सिंपल The सी बात है, density तो same है liquid की और बिल्कुल volume डेंसिटी भी सेम same है, है. और जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम एंटर हो रहा है उतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लीव कर रहा है, यानी डेल्टा वी भी सेम है। तो रो और डेल्टा वी अगर दोनों सेम है तो मास भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना? अरे देखो देखो, इसमें कुछ तो कॉमन है, कुछ तो कॉमन है, जल्दी निकालो। रो डेल्टा वी जी H2 माइनस H1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये सेकंड पार्ट आ गया। काइनेटिक एनर्जी का चेंज डेल्टा के इज इक्वल्स टू K2 माइनस K1। के की इक्वेशन है हाफ ऑफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ mv1 स्क्वायर। यार ये वॉल्यूम नहीं है, मैं अभी भी बता दे रहा हूं, ये वॉल्यूम नहीं है। चलो, हाफ ऑफ m कॉमन ले लिया, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। क्या इस m की वैल्यू आपने ड्राइव कर रखी हुई है रो डेल्टा v के फॉर्म में? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. रख दो यहाँ पे। सो दिस विल बी हाफ ऑफ रो डेल्टा वी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा के। यही तीन चीजें आपको इस इक्वेशन के लिए चाहिए थी। Yes, sir. W नेट इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। W नेट का क्या इक्वेशन आपने ड्राइव किया था, याद करो? P2 minus P1 delta V. गड़बड़ करी ना क्यों साहेब? P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी था। जोल कर दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, सो P1 इंटू P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा यू विल बी इक्वल टू, ये रहा इक्वेशन, रो डेल्टा वी जी H2 माइनस H1 प्लस डेल्टा के की इक्वेशन ये रही, हाफ ऑफ रो डेल्टा वी इंटू वेलोसिटी नंबर 2 का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी नंबर 1 का स्क्वायर, राइट? चलो, अभी एक चीज ऐसी है ना जो सब में मेरे को एक जैसी दिख रही है, ठीक है? Delta V. यस, डेल्टा वी। तो सब में से डेल्टा वी को कॉमन लेके उड़ा दो, या ऐसा समझो कि आपने सब में डेल्टा वी का डिवीजन कर दिया है। हर एक टर्म में आपने क्या कर दिया? डेल्टा वी का डिवीजन कर दिया है। सो दिस विल बी P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी बाय डेल्टा वी, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू रो डेल्टा वी जी H2 माइनस H1 अपॉन डेल्टा वी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल।
सो ये हो जाएगा रो जी H2 माइनस H1 प्लस यहां भी डेल्टा V कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। उभा रह जाओ, उभा रह जाओ, हो सांभर जो बात ने। ये जो P1 माइनस P2 है ना, जब आप इसमें डिवाइडेड बाय डेल्टा V कर देते हो तो ये हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम की बात। किसकी बात हो जाती है? पर यूनिट वॉल्यूम की बात हो जाती है। ये जो आपने लिखा हुआ है ना, ये टर्म, जब आप इसके अंदर डेल्टा V का डिवीजन कर देते हो तो ये पोटेंशियल एनर्जी का चेंज पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हो जाता है। और जब आप इस काइनेटिक एनर्जी के अंदर डेल्टा V का डिवीजन कर देते हो तब ये हो जाता है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डिस्कशन, राइट? तो अब Yes, इस sir. इक्वेशन को जरा सिंप्लीफाई करते हैं, P1 माइनस P2 जरा सिंप्लीफाई ये तू कर देना, रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर। ठीक है, 1 वाले सारे टर्म्स को 1 की तरफ ले आओ और 2 वाले टर्म्स को सारे एक तरफ भेज दो। ये माइनस में रो जी H1 इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हाफ रो V1 स्क्वायर इस तरफ आकर के प्लस हो जाएगा। सो इक्वेशन विल लुक लाइक P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, राइट, इज इक्वल्स टू, ये माइनस का P2 कहां जाएगा? इक्वल टू के दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? प्लस P2। तो P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2। अरे आएगी क्या बात समझ में? ये Yes, इतनी sir. हैवी डेवी सी जो इक्वेशन है ना, इतनी भयंकर सी जो इक्वेशन आपको दिखाई पड़ रही है, इसी भयंकर सी इक्वेशन का नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये? बर्नौलीज इक्वेशन। अब अगर मैं इसी को जनरल टर्म्स में लिखूं, सो दिस विल बी प्लस हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हो जाएगा क्या? ऐसा लिख सकते हैं इसको? अरे यार, Yes, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 जब लिखते थे तो क्यों ऐसा लिखते थे? क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या होता था? कांस्टेंट होता था। सेम तरीके से यहां पर हमने ये यूज कर लिया, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब सुनना, दिस इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और इन तीनों का सम क्या आ गया? कांस्टेंट। कैसे? फ्लूइड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। कैसे फ्लो के लिए? स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए। तो स्टेटमेंट पूरी बन जाती है, for the streamline flow of an ideal fluid, pressure energy per unit volume, plus kinetic potential energy energy, per unit volume, and potential potential energy. energy per unit volumes sum addition is always constant. तो स्टेटमेंट लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, सुनना बात को। For a streamline flow of ideal fluid, for a streamline flow of ideal fluid, the sum of pressure energy per unit volume, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume is always constant. This statement is known as Bernoulli's equation. अच्छा, अब ये इक्वेशन जब आपसे क्वेश्चन में पूछा, जब ये इक्वेशन को आपको ड्राइव करने के लिए बोला जाता है, तब आप गलतियां कहां पर करते हो वो समझना। कंसिडरेशन लिखने में सबसे पहली गलती ये होती है कि आप कहीं भी कंसिडरेशन में ये मेंशन नहीं करते हो कि योर फ्लूइड इज आइडियल फ्लूइड। तो सबसे पहले तो आपको मेंशन ऐसे करते हुए चलना है, कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड flowing through a pipe of varying cross section, चेंज होते हुए क्रॉस सेक्शन वाली पाइप में से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, राइट? such that the flow is streamline, such that the flow is streamline. अब उसके बाद इसका एरिया क्या है, इसका एरिया क्या है, यहां वेलोसिटी कितनी है, यहां प्रेशर कितना है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करते हुए फिर आप इन चीजों को लिखना चालू करोगे। आ रही है क्या बात समझ में?
सर एक बार रिपीट करो ना। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल। शुरुआत आपको ऐसे करनी है, कंसिडर एन आइडियल फ्लूइड flowing through a pipe of varying cross section such that the flow is streamline. अब इसके बाद हर पॉइंट पे आपने किस चीज को क्या कंसिडर किया है वो मेंशन करोगे, जो नोट्स में आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। P1 आपको बताया होगा प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड एट B, फिर प्रेशर अप्लाइड ऑन लिक्विड E, और ये सारी चीजें आपको वहां आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ठीक है, तो उन सारी चीजों को मेंशन करने के बाद फिर आपको ये लिखना रहेगा W net equals to change in potential energy plus change in kinetic energy। बाकी सेम टू सेम जाने देना है। ठीक है, इसी तरीके से। अब क्वेश्चन में कई बार इतना ही नहीं पूछा जाता है, आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई इसकी लिमिटेशन क्या है वो बताओ। ये तो अधूरी बात आपने बताई, लिमिटेशन भी बताओ। तो लिमिटेशन में क्या है वो समझना। आपको याद होना चाहिए कि कंसिडरेशन में आपने दो चीजें कंसिडर करी हुई थी, है ना। एक कंसिडरेशन में आपने ये सोचा हुआ था कि फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। पहला एक ये आपने कंसिडर किया हुआ था, और दूसरा आइडियल फ्लूइड आपने कंसिडर किया हुआ था। तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा, तो दिस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड ऑन आइडियल फ्लूइड ओनली, एंड वो भी कब, व्हेन द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन। पहली लिमिटेशन इसकी ये हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब आइडियल फ्लूइड के अंदर जो फ्लूइड का फ्रिक्शन होता है, जिसको आप विस्कस ड्रैग बोलते हो, वो विस्कस ड्रैग होता है, नहीं होता है। और नहीं होता है तो नो विस्कस ड्रैग इज कंसिडर्ड। कोई किसी भी टाइप का विस्कस ड्रैग कंसिडर किया हुआ नहीं है। ये सारी बातें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग टू नोट इट डाउन। ये चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। जस्ट नेक्स्ट पेज जैसे ही आप टिल्ट करोगे, चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी जो बातें हैं, ये दूसरी चीज हो गई कि यहाँ पे विस्कस ड्रैग आप क्या करते हो, कंसिडर नहीं करते हो। थर्ड क्या है, जितना का जितना आपने वर्क डन लिया हुआ है ना, वो पूरा का पूरा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपने कंसिडर कर लिया है। लेकिन जब रियल सिचुएशन में आप आते हो और फ्लूइड किसी पाइप में से फ्लो होता है, तो वो पाइप को थोड़ा सा हीट करता हुआ चलता है, गर्म करता हुआ चले जाता है। यानी कि हीट भी तो लॉस हो रही होती है। उस हीट लॉस को हम क्या करते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं। करना चाहिए था लेकिन नहीं किया। तो ये उसकी लिमिटेशन है, ये उसकी मर्यादा है, सीमा है। ठीक है, चलिए। सो ये उसकी लिमिटेशन थी। क्लियर है क्या ये बर्नौलीज प्रिंसिपल पूरा? गिव मी अ थम्स अप। सर यस यस, बोलिए। सर विस्कस ड्रैग समझा सकते हैं? बच्चे आएगा, आज के टॉपिक में आएगा, डोंट वरी, है ना। यस, चलिए। सो अब इसके बाद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को समझनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम बोलते हैं टॉरिसलीज लॉ। पहले लॉ देख लो और फिर उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, बट है बहुत आसान। ड्राइव करना इज टू इजी। तो हम कंसिडर कर रहे हैं एक आइडियल लिक्विड को। देखो फिर से यहां कंसिडरेशन में एक बात क्या आ गई, आइडियल लिक्विड की आ गई। तो पॉइंट्स नोट करते जाना, जो बोल रहा हूं ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड। तो अगेन आपका लिक्विड कैसा है, आइडियल है, और इसको आपने किसी कंटेनर के अंदर फिल करके रख दिया है। ये आपका वो कंटेनर है जिसमें आपने क्या कर दिया है, इसको फिल करके रख दिया हुआ है। और यहां पे कोई एक होल है, ठीक है, यहां पे कोई होल है। इस होल के थ्रू अगर आपने यहां आइडियल लिक्विड भरा होगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा, बाहर आएगा। होगा कि नहीं होगा?
Yes, sir. ओके, तो चलिए ये लिक्विड पहले इसके अंदर हम फटाफट कर देते हैं फिल। तो ये मैं फिल कर दे रहा हूं यहाँ पे लिक्विड। डन। सो ये मैंने यहाँ पर लिक्विड फ्लो फिल कर दिया। बोलो क्या आइडियल लिक्विड आ गया अपने पास में? आ गया ना? और अगर आइडियल लिक्विड है तो क्या मैं बर्नौली की इक्वेशन इसमें अप्लाई कर पाऊंगा? आंसर है हाँ, आइडियल लिक्विड पहले होना चाहिए। उसकी लिमिटेशन वाली जो बात है वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। आइडियल लिक्विड होना चाहिए, वो हमने इसमें ले लिया है, और क्योंकि आइडियल लिक्विड आपने कंसिडर कर लिया है तो काम बन जाएगा। सही है सब कुछ। अब देखो क्या क्या और कंसिडर कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल से जितने तक इस आइडियल लिक्विड को आपने फिल किया हुआ है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं Y2, राइट? ये इतने लेवल को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? Y1। तो ये इतना लेवल क्या होगा? Y2 minus Y1. Y2 minus 1. इसको मैं कंसिडर कर रहा हूं H। ठीक है, इसको मैं कितना कंसिडर कर रहा हूं? H कंसिडर कर रहा हूं। अब समझो कहानी में क्या आ रहा है। इसमें से जो लिक्विड बाहर निकलेगा, whatever liquid is coming out from this narrow part, इस नैरो पार्ट में से जो भी लिक्विड बाहर आ रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो डिटरमाइन करना, ये हमारा टारगेट है। Our target is to determine the velocity of the liquid which is coming out from this part. आ रही है क्या बात समझ में? और उसी वेलोसिटी को जब आप डिटरमाइन करोगे तो वहीं से बनेगा आपका टॉरिसलीज लॉ। यानी कि इवेंचुअली आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, इसमें से आने वाले लिक्विड की वेलोसिटी, और फिर हम बनाएंगे टॉरिसली के लॉ का पूरा एक्सप्लेनेशन जो भी है वो हम वहां पे समझेंगे। आ रही है क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes. चलिए ठीक है। इस कंटेनर को क्योंकि आपने फिल कर रखा हुआ है तो यहां का प्रेशर जो है वो मैं कंसिडर कर ले रहा हूं P। कितना प्रेशर मैंने यहां का ले लिया हुआ है? P ले लिया हुआ है, ठीक है। और क्योंकि ये एंड ओपन टू एटमॉस्फेयर है, ये एंड आपका क्या है? एटमॉस्फेयर के लिए ओपन है कि नहीं है? Yes, sir. तो यहां का जो प्रेशर होगा ना साहब, वो किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। सही है? Yes, sir. Yes. ओके, तो आइडियल लिक्विड जिसकी डेंसिटी है रो, ये हमने कंसिडर किया हुआ है। आइडियल लिक्विड है, डेंसिटी रो है। इस पूरे टैंक में आपने उसको Y2 हाइट तक फिल कर रखा हुआ है। रेफरेंस से Y1 हाइट के ऊपर एक छोटा सा नैरो होल है, और इस नैरो होल में से क्या हो रहा है? लिक्विड बाहर की तरफ आ रहा है। ये सारी चीजें हमारी कंसिडरेशन है। पिक्चर कुछ ऐसी बनी हुई है। चलो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कितने लोगों को याद है? Sir, A1 V1 equal to A2 V2. For ideal liquid, A1 V1 is equal to A2 V2, right? अब यहां से जो लिक्विड निकल रहा है ना साहब, उस लिक्विड की वेलोसिटी को हम कितना अज्यूम कर रहे हैं? V1। और जब लिक्विड यहां से निकलना चालू करेगा, ध्यान से सुनना बात को, बहुत बहुत डिफिकल्ट पार्ट है ये इसका। V1 वेलोसिटी के साथ जब ये लिक्विड इसमें से गिरना चालू करेगा तो ये लेवल भी तो नीचे आना चालू करेगा ना। अरे यार, यहां से पानी तुम निकालते जा रहे हो तो ये लेवल तो डाउन आता जाएगा, और जिस वेलोसिटी के साथ ये लेवल डाउन आ रहा है दैट वेलोसिटी इज V2। ओ हो, समझ में आई क्या बात? Yes, sir. यहां का एरिया है A2, ये वाला एरिया क्या है? A2 है। ये जो पूरा आपने एरिया ले रखा है दैट इज A2, और ये जो एरिया है ये क्या है? आपका A1 है। अब यहां से अगर मैं V2 को सब्जेक्ट बनाऊं, कैन यू टेल मी क्या इक्वेशन आएगी? A1 upon A2 into V1. वेरी गुड। क्या A2 की वैल्यू मच मच ग्रेटर देन A1 है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये कंडीशन है वहां पर? ध्यान से देखो, A2 इज दिस मच, ये वाले पार्ट का एरिया इज दिस मच, और A1 इतू सा,
A1 बाय A2 की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? जीरो हो Zero. जाएगी। और जब ये ऑलमोस्ट जीरो हो गई तो V2 आप क्या ले लोगे? 0. आई क्या बात समझ में, ये वाली बात? Yes, sir. ओके, चलिए। क्योंकि आइडियल लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं तो आइडियल लिक्विड पर अप्लाई किया जा सकता है बर्नौलीज इक्वेशन, एंड इसी वजह से मैं यहां इन दोनों सेक्शन के ऊपर लगा रहा हूं बर्नौली साहब की इक्वेशन। चलो, ये वाले पॉइंट का प्रेशर कितना? PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो PA प्लस 1/2 रो, वेलोसिटी यहां पर V1 कितनी है? square. V1 है, प्लस रो G Y1, ये Y1. इतनी हाइट है ना, Y1 हो जाएगा। दैट इक्वल्स टू P2, यहां का प्रेशर कितना अज्यूम किया है? P अज्यूम किया है, प्लस हाफ ऑफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो G Y2। अगर इस V2 इक्वल्स टू 0 को यहां पे आप रख दोगे तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? 0 हो 0. जाएगा। चलिए, हमें निकालना क्या है? V1 ही तो निकालना है ना, इसी पॉइंट में से वेलोसिटी क्या आ रही है वही तो हमें निकालना है। तो इसको इस तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज दो। सो हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये PA उस तरफ जाकर हो जाएगा P माइनस PA, यस और नो? Yes, sir. और ये रो G Y1 को जब आप उस तरफ भेजोगे तो ये हो जाएगा रो G Y2 माइनस रो G Y1। कॉमन ले लो जो कॉमन आ रहा है। तो P माइनस PA प्लस रो G इंटू Y2 माइनस Y1। और ये 2 जो यहां डिवाइड कर रहा है, जब आप दूसरी तरफ भेज दोगे तो वो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। सही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये रो जो यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जब आप भेजोगे तो क्या करेगा? वो डिवाइड करेगा। Divide. सो ये V1 स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये रो और ये रो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 2 टाइम्स P माइनस PA डिवाइडेड बाय रो प्लस 2G Y2 माइनस Y1। H. H. डिवीजन में कुछ बचेगा? नहीं, sir. नहीं, क्योंकि रो से रो आपने कैंसिल कर दिया, तो अब डिवीजन में कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, अच्छा। अब एक और स्पेशल कंडीशन देखो, ये वेलोसिटी की आपकी स्क्वायर फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, लेकिन एक और स्पेशल कंडीशन अगर मैं कंसिडर करूं, जिसमें ये ऊपर का जो ढक्कन है ना, इस ढक्कन को मैं अगर रिमूव कर दूं, ये जो ढक्कन है, ढक्कन हाँ, हटा दूं, तो ये ढक्कन atmosphere हटाते ही होता है. ये पार्ट एटमॉस्फेयर को ओपन हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. और अगर ये एटमॉस्फेयर को ओपन हो गया तो जो प्रेशर अभी तक आप P लिख रहे थे, वो प्रेशर क्या हो जाएगा? PA. PA. और देखो जरा इक्वेशन में, आओ आओ इक्वेशन की तरफ आओ। तो इक्वेशन में जब आओगे आप, तो यहां पर था V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2P माइनस PA डिवाइडेड बाय रो प्लस 2GH। जब P इक्वल्स टू PA हो जाएगा, इन दैट कंडीशन V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P इक्वल्स टू PA, तो ये पूरा टर्म जीरो, जीरो इंटू समथिंग, आंसर पूरा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी किसके इक्वल आ जाएगा? 2GH के। सो V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2GH। यस प्रांशु? सर वो PA वाला पता नहीं चला, P और PA इक्वल कैसे हुआ? बच्चे ये जो कंटेनर का ये ढक्कन जो है ना, हाँ इसे मैं उठा ले रहा हूं, हटा दे रहा हूं, तो अब ये पार्ट भी तो एटमॉस्फेयर को ओपन हो जाएगा ना। ओके। और जैसे ही एटमॉस्फेयर को ओपन हो गया तो इसके ऊपर प्रेशर लगाने वाला कौन रहेगा? सिर्फ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
ओके, सो ये इक्वेशन आ गई। ये कुछ देखी हुई इक्वेशन है क्या आपकी? हाँ सर। v Yes. स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh में अगर u 0 हो तो v Free fall. इक्वल टू क्या आता है? अंडर रूट ऑफ 2gh आता है। बहुत बढ़िया, फ्री फॉल की कंडीशन की बात है। हर्ष, मेरे को आप अब टॉरिसली का लॉ रीड करके बता दो। Torricelli's law states that velocity which a liquid flow out of an orifice or a narrow hole is equal to that which a freely falling body would acquire in falling through a vertical distance equal to depth of the hole below the free surface of the liquid. क्या आपको समझ में आया इस स्टेटमेंट और जो हमने डिराइव किया उसके बीच का रिलेशन? Yes. It is difficult to remember. I'm being very honest with you guys. It is really difficult to remember. सच में difficult है. But it is very easy to understand on the same time. So what you have to do is टॉरिसेलीज लॉ को आपको 2 से 3 बार राइटिंग में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को 2 से 3 बार लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ही वो याद होगी, अदरवाइज याद हो पाएगी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. Yes sir. सो इवेंचुअली जो है इक्वेशन हमारी हो जाती है h हाइट से फ्री फॉल करने वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के इक्वली हो जाती है। एक चीज हर्ष आपने शायद एरिफाइस बोला था उसको, दैट इज ऑरिफाइस, ऑरिफिस बोलते हैं उसको, कोई बात Yes. नहीं। सो ऑरिफिस का मतलब होता है कहीं पर स्मॉल होल जो आप कर देते हो उसी को हम ऑरिफिस बोलते हैं। तो इस ऑरिफिस में से जिस वेलोसिटी के साथ लिक्विड बाहर आएगा वो वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्वायर करती h हाइट से गिरने में। So this was the statement which is known as Torricelli's law. चलिए अब इसी बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक और एप्लीकेशन देखते हैं, तगड़ा एप्लीकेशन देखते हैं जिसमें हम बनाते हैं वेंचुरी मीटर। ओके, सो वेंचुरी मीटर हम बनाने जा रहे हैं। तो सुना है क्या आपने ये नाम वेंचुरी मीटर कभी कहीं पे? Yes sir. न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं इसके? न्यूमेरिकल्स करें क्या इसके वेंचुरी मीटर के? नहीं, चलो कोई बात नहीं, समझते हैं क्या है ये आखिर वेंचुरी मीटर। तो किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से गिवन टाइम में कितना वॉल्यूम पर सेकंड जा रहा है, बात एकदम ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। कोई मेरे पास ये कोई पाइप मेरे को देके जाता है, ठीक है, ये पाइप मेरे को कोई देके जाता है और मेरे को बोलता है साहब इस सेक्शन में से कितना लिक्विड 1 सेकंड में निकल रहा है वो आप मेरे को बताओ। तो मैं गिनने तो बैठूंगा नहीं कि इस पाइप में कितना वाटर एक बार में 1 सेकंड में कितना वाटर गया, मैं उसको रोक करके या पूछ करके उससे पूछ करके तो बता नहीं सकता हूं, मुझे कोई डिवाइस बनाना पड़ेगा, है ना। और ऐसे ही एक डिवाइस का जिसका क्रिएशन हमने किया है उस डिवाइस का नाम है वेंचुरी मीटर। तो बताओ इस डिवाइस का काम हुआ क्या, क्या क्या काम बना इसका, आपने जो समझा? To measure the rate of flow of fluid. बहुत बढ़िया, ये मेजर करता है लिक्विड के रेट ऑफ फ्लो को। कोई भी लिक्विड जो है वो किस रेट से फ्लो हो रहा है इसको मेजर करने का काम जो करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? वेंचुरी मीटर है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करता है।
लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कैसे ये काम करता है, प्रथम कैन यू टेल मी व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? प्रथम, अरे यार दोनों में से कोई प्रथम नहीं बोल रहा है, दो दो प्रथम है फिर भी। यस सर। अरे बता यार क्या होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? सर नहीं पता। क्या बात कर रहा है यार, लास्ट लेक्चर में आया था तू प्रथम? हाँ सर। ओहो, अरे यार दैट्स नॉट फेयर। अच्छा, नोट्स में सेकंड सेशन में फर्स्ट पेज पे लास्ट में चेक करो। सर A1 V1 is equals to A2 V2। वेरी गुड। आइडियल फ्लूइड के लिए A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसी को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। मेरे को इसका यूनिट बताओ यार कोई। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। यूनिट Yes. क्या आया? मीटर क्यूब पर मीटर सेकंड। क्यूब पर सेकंड। अबे मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम का, हाँ या ना? यस सर। और सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। टाइम। यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम गया उसी को तो हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो, है कि नहीं है? यस सर। अरे 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 अरे, मीटर क्यूब पर सेकंड ये आई इसकी जो है यूनिट, राइट? तो मीटर क्यूब ये किसके लिए आता है? वॉल्यूम के लिए आता है। सेकंड किसके लिए आता है? टाइम के लिए। यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फ्लो बोलेंगे। मतलब इवेंचुअली मुझे इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, एरिया इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। बट एरिया इनटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट के लिए मेरे को वेलोसिटी तो पता होनी चाहिए, है कि नहीं है? यस सर। तो अब आते हैं वेंचुरी मीटर की कहानी पर। वेंचुरी मीटर बेसिकली क्या है? ये एक डिवाइस है जो मेजर करता है लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो। कैसे मेजर करता है तो देखना। ये अजीब सी पाइप आपको दिख रही होगी, है ना? यस। अब इसमें ना, यहां ये जो बड़ा वाला है, ये एक पार्ट इसका ब्रॉड डायमीटर वाला है, बहुत बहुत ज्यादा डायमीटर वाला है। और ये वाला पार्ट कैसा है? बहुत स्मॉल डायमीटर वाला है। तो ये तुमने वेरिंग क्रॉस सेक्शंस ले लिए हैं, राइट? चेंज होते हुए क्रॉस सेक्शंस ले लिए हैं। इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इनके दोनों एंड्स पे, ये जो एंड है ना इनके, ये वाले एंड्स पे हम एक यू ट्यूब मैनोमीटर अटैच कर देते हैं। सो वी आर अटैचिंग अ यू ट्यूब मैनोमीटर। ये हमने एक यूट्यूब मैनोमीटर इसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है? दिस इज क्रॉस सेक्शन नंबर 1 एंड दिस इज क्रॉस सेक्शन नंबर 2। तो ये हमने इनके बीच में अटैच कर दिया एक मैनोमीटर। चलिए, मैनोमीटर के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। मैनोमेट्रिक फ्लूइड बोलते हैं। और उस मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी मैं रो एम कंसिडर करके चल रहा हूं। चलिए, ये मैंने आपको उससे फिल करता हुआ दिखा दिया हुआ है, राइट? सो इसकी डेंसिटी कितनी है? मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी विच इज रो एम, राइट? अब देखो, जैसे ही यहां पे एक सिचुएशन होगी कि फ्लो चालू होगा, फ्लो के चालू होने पर ये वाला जो पार्ट है ये डाउन जाना चालू करेगा
और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, राइज होना चालू होगा। ऐसे फ्लो कर रहा है तुम्हारा जो भी लिक्विड है वो। सो लिक्विड आपका इस तरफ को फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये डाउन जाएगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, और ये वाला पार्ट क्या होने लग जाएगा, राइज होने लग जाएगा। लेट्स से फाइनल जो पोजीशन इसकी आती है, अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी फाइनल पोजीशन जो आई वो यहां पे आई, और इसमें फाइनल पोजीशन यहां कहीं पर आई, तो बताओ ये इतना डिस्टेंस को मैं h बोल दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ये इतने डिस्टेंस को मैंने क्या ले लिया है, h ले लिया है। ठीक है, ये आ गया h। चलिए अब वेरिंग क्रॉस सेक्शंस हैं, इसकी मैं मिडल वाली स्ट्रीम लाइन की बात कर रहा हूं। ये जो एकदम सेंटर की स्ट्रीम लाइन है ना, मैं इसकी डिस्कशन कर रहा हूं। तो मेरे को बताओ रेफरेंस से इन स्ट्रीम लाइंस की हाइट क्या होगी? बताओ ये जो रेफरेंस है ना, इस रेफरेंस से इसकी हाइट तीनों की यार मेजर करो तुम लोग, बताओ। अरे बताओ यार, क्या क्या है इसकी हाइट यहां से यहां तक की? दोनों की सेम है क्या? यस और नो? यस सर। यार इतनी छोटी सी बात बताने में इतना टाइम लग रहा है। ये लेट्स से y2 है और ये y1 है, तो क्या y2 और y1 दोनों इक्वल होंगे? यस सर। ये सिंपल है यार, y2 इज इक्वल टू y1। इतनी इतनी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे थे तुम लोग। दोनों का इस कॉमन रेफरेंस से जो डिस्टेंस आएगा वो कैसा आएगा, सेम आएगा। चलो इस सेक्शन और इस सेक्शन पे मैं अप्लाई करता हूं बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। और उससे पहले जैसा आपने टॉरिसलीज लॉ में किया हुआ था, पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर देते हैं इन दोनों सेक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो ध्यान से देखना बात को। यहां पर जो स्पीड है, ये वाले पार्ट में जो स्पीड है उसको मैं v1 कंसिडर कर रहा हूं, और यहां पर स्पीड को कितना कंसिडर कर रहा हूं, v2। सो a1 v1, a1 कितना है, a है कैपिटल वाला, v1 यानी v1 दैट इक्वल्स टू स्मॉल a इंटू v2। अब यहां से सब्जेक्ट बनाओ आप v2 को, सो v2 विल बी इक्वल टू कैपिटल A बाय स्मॉल a इनटू क्या हो जाएगा, v1 हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। बोलो समझ में आई ये बात? सिंपल है क्या? यस सर। चलिए ठीक है। सो v2 की इक्वेशन आपको मिल चुकी है। अब थोड़ा सा चीजों को और क्लियर करते हैं, इन दोनों पॉइंट्स पे हम अप्लाई कर देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो अगर बर्नौली की इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे तो पहला टर्म आएगा P1, राइट। दूसरा टर्म आएगा हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर, है ना, प्लस यस सर। तीसरा टर्म आएगा रो जी y1, जो h1 आपने ले रखा हुआ था, रो जी y1 दैट इक्वल्स टू, दूसरी साइड के लिए देखो, P2 प्लस हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी y2। क्या ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे? क्योंकि Yes, sir. y2 एंड y1 Yes, दोनों sir. इक्वल है, y2 y1 इक्वल है, तो ये भी रो जी y1 हो जाएगा, ये भी रो जी y1 हो जाएगा, रो जी y1 कैंसिल हो गया। अब देखना ध्यान से बात को, v2 इक्वल्स टू आपने कुछ ड्राइव किया हुआ है a बाय a v1, है ना, रखो यहां पे। सो P1 इस प्लस P2 को इस तरफ ले आओ तो माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो v2 की जगह पर a बाय a v1, a बाय a v1, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, माइनस ये टर्म उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर। अरे कठिन तो नहीं लग गया, ये डिफिकल्ट तो नहीं है, No, sir. समझ आया ना? ओके चलिए। सो यार वीडियोस ऑन रखो, ये क्यों कर देते हो यार तुम लोग, ऐसा गलत नहीं करो। हाफ ऑफ रो एज इट इज, ये हो जाएगा a स्क्वायर बाय a स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर।
कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, ध्यान से देखो, हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर, यहां बचेगा a बाय a का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 1। सही है क्या ये इक्वेशन? कोई दिक्कत इसमें? नो सर। बट ये जो P1 माइनस P2 है जिसे आप प्रेशर डिफरेंस बोलते हो, ये प्रेशर डिफरेंस मैनोमीटर के केस में इक्वल होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड की डेंसिटी इनटू जी इनटू इस हाइट के रो Yes, एम sir. जी एच के इक्वल होता है प्रेशर डिफरेंस। तो लगा दो यहां पे रो एम जी एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर a बाय a का होल स्क्वायर माइनस क्या हो गया 1। बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता है। क्या कंफ्यूजन आता है? सर ये रो और ये रो सेम है, मेरा उत्तर होता है नहीं, दोनों सेम नहीं है। ये रो एम क्या है? मैनोमीटर के अंदर जो फ्लूइड भरा है उसकी डेंसिटी है, और ये रो क्या है? जो लिक्विड इस पाइप में से फ्लो हो रहा है उसकी डेंसिटी है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अपने को निकालना क्या था यार, इतनी जो चर्चा करी उसमें v1 निकालना था ना, तो v1 को सब्जेक्ट तो बनाओ इक्वेशन का, बनाओ सब्जेक्ट इक्वेशन का। सो दिस विल बी v1 स्क्वायर इक्वल्स टू रो एम जी एच, ये तो है ही, 2 डिवाइड कर रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो 2 रो एम जी एच डिवाइडेड बाय ये रो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर आके डिवीजन में, और ये टर्म यहां पूरा मल्टीप्लाई कर रहा है, इस तरफ आके एज इट इज डिवाइड करने लग जाएगा। और यहां से अगर मैं आपको v1 बोल दूं निकालने के लिए, तो वो कोई बहुत बड़ा डील नहीं होगा, बहुत ही सिंपल सी बात हो जाएगी। दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2 रो एम जी एच डिवाइडेड बाय a का होल स्क्वायर माइनस 1। एक मिस्टेक है इस इक्वेशन में। सर नीचे Sir, रो नीचे रो आएगा। यानी यस यस यस, तो ये हो गया आपका v1 का इक्वेशन। बट क्या v1 से ही हम खुश हो जा रहे हैं? क्या v1 पे ही हमारी कहानी खत्म हो जाती है? आंसर इज नो। हमें तो रेट ऑफ फ्लो निकालना है, और रेट ऑफ फ्लो के लिए a1 v1 निकालना पड़ेगा। v1 निकाल लिया है, इसमें a1 का मल्टीप्लाई कर दो, आ गया आंसर। सिंपल। yes, sir. बस, तो यही थी कहानी वेंचुरी मीटर की। रेट ऑफ फ्लो आपको इस फॉर्मूले के थ्रू मिलता है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड आपको पता होता है, उसकी डेंसिटी आपको पता चल जाती है, जी की वैल्यू तो आप जानते ही हो, एच आप ऑब्जर्व करते हो, इसके अंदर जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसकी हाइट कितनी चेंज हो रही है वो आप इसमें ऑब्जर्व करते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी आप जानते हो, 1 तो पता ही है, और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी आपको दी रहेगी, तो v1 आपको मिल जाएगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो शुरू वाले का क्रॉस सेक्शन, वो भी आपको पता है। खत्म इक्वेशन। हो जाएगा सर क्या ये भी? यस यस हर्ष। सर यहाँ पे जो P2 होगा वो P1 से ज्यादा होगा ना? मैं समझा नहीं क्वेश्चन आपका। सर जो P2 है वो P1 से ज्यादा होगा? नहीं नहीं नहीं, P1 ज्यादा होगा। सर वो डिस्टेंस हम मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ेगा ना? अच्छा, ये इसमें बात कर रहे हो? देखो देखो, हाँ, यहां पे ये जो है ना, इस पार्ट के अंदर जब लिक्विड एंटर होगा तो वेलोसिटी इसकी क्या होगी? स्लो होगी, राइट? और यहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब जो जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे प्रेशर और वेलोसिटी के रिलेशन वाले हैं, तो अभी जस्ट मैं उसको डिस्कस करने ही जा रहा हूं। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, डोंट वरी। प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन पे ही आ रहे हैं, ठीक है। देखो, मेरे को लगा ये मैनोमीटर और इनकी सारी चीजों में कोई डाउट है। चलो कोई नहीं, वो उस पार्ट को अभी मैं लेता हूँ ना, उसके ऊपर अपन आते हैं। देखो, सो ये जो इक्वेशन अपनी बनी, अब इसके बाद इसके एप्लीकेशंस बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, बहुत, यानी सच में काफी डिफिकल्ट पड़ते हैं आपको इनके एप्लीकेशंस, पर शायद आप लोगों ने कर रखे होंगे तो इतना दिक्कत नहीं आएगी। बॉल स्विंग क्यों होती है? पहला एप्लीकेशन। नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म के पास क्यों नहीं खड़े होना चाहिए?
चलो कोई नहीं, अब इसके ऊपर आ जाते हैं अपन, इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। देखो, एक चीज याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, नॉट वॉल्यूम। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप कर जाएगा। लॉजिकल इसका जब एक्सप्लेनेशन आप मेरे को बोल, बुमराह की बॉलिंग का तरीका, राइट, आईआईटी चेन्नई, जिसको आप आईआईटी मद्रास बोलते हो, है ना, वहां के एक प्रोफेसर ने बुमराह की बॉलिंग का पूरा एक रिसर्च करके और उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है। सोच लो, सोच लो, आईआईटी करने के बाद लोग क्या कर रहे होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बट ये उन्होंने उसका पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या रीजन है कि बुमराह की बॉल्स ज्यादा स्पीड में, ज्यादा रिवर्स स्विंग लेती हुई या चेंज करती हुई डायरेक्शन हिलती हुई क्यों आती है इतनी ज्यादा, और इतनी खतरनाक क्यों होती हैं। यार पूरा आर्टिकल तो मेरे को समझ में नहीं आया, बट फिर भी एक चीज जो मेरे को समझ में आई वो ये कि बंदे ने पूरी बॉलिंग को इतना डिफिकल्ट बना दिया जिसकी कोई लिमिट नहीं। जितनी आसान लगती थी मेरे को उसकी बॉलिंग ना, उतनी आसान मेरे को अब नहीं लग रही है। मेरे को लगता है क्रिकेटर को आप वो सिर्फ इक्वेशन दिखा दो तो वो इक्वेशन देखने के बाद खुद ही आउट हो जाएगा। बोलेगा इतना गणित लगा करके जो बंदा बॉलिंग कर सकता है उसके सामने तो क्या ही कर लूंगा मैं, इतना मैथ्स लगा रहा है ये आदमी। तो ऐसी सिचुएशन है, कोई नहीं। बट हमारा टारगेट जो है वो समझना है बॉल की जो मोशन है, मूविंग विथ स्पिन एंड विदाउट स्पिन, विदाउट स्पिन, राइट। तो अगर आपकी बॉल हवा में बिना स्पिन करते हुए यानी बिना घूमती हुई जा रही है, देखो कुछ कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ से जब बॉल गिरती है तो वो ऐसे ही चल रही होती है। देखो ये सिर्फ यहां से रिलीज हो गई और फिर ऐसे ही चल रही होती है ना। और कुछ बॉलर्स ऐसे होते हैं जिनकी जो बॉल्स हैं वो ऐसे रोटेट करती हुई आगे की तरफ गिरती हैं। तो माना ये जाता है कि वो बॉलर ज्यादा खतरनाक होता है जिसके हाथ से गिरने के बाद गेंदें रोटेट ज्यादा देर तक हो रही हो। एक्चुअल में अगर बैट्समैन की टेक्निक अच्छी है ना तो यही बॉलर पिटता भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर बैट्समैन मेरे जैसा कोई है तो वो पक्की बात है इन बॉल्स पे आउट होने वाला है, वो श्योर है ना। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ जितनी आराम से चीजें हों उतना अच्छा, लेकिन ये इधर एक तो घूम रही है, वो स्पिन करा रहा है, बड़ी बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। पर कोई नहीं, अभी आ जाते हैं अपनी कहानी पे। बॉल जो हमारी मूव कर रही है स्पिन करते हुए और बिना स्पिन करते हुए, इन दोनों की कंडीशन में। तो देखो, अगर आपकी बॉल बिना स्पिन करते हुए मूव कर रही है तो व्हेन इट इज नॉट स्पिनिंग, इन दैट कंडीशन जो स्ट्रीम लाइंस हैं, जो स्ट्रीम लाइंस हैं, वो स्ट्रीम लाइंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, इसके ऊपर भी और इसके नीचे भी कुछ इस तरीके से इक्वली ये क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। एंड ड्यू टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता यह है कि जितना प्रेशर ऊपर की तरफ होता है उतना ही प्रेशर यहां पर भी होता है। दोनों जगहों का प्रेशर क्या हो जाता है, सेम। और सर आपको याद होना चाहिए कि प्रेशर अगर सेम है तो प्रेशर का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। और इसी वजह से जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. यानी कि इस कंडीशन में देयर विल बी नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इस बॉडी के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, ये सीधी ऐसी चलेगी और बाद में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में ग्राउंड पे गिरेगी और गिर के बैट्समैन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये इसकी कहानी है। बट लाउड ट्विस्ट, बॉल को करा दो अब स्पिन। अगर बॉल स्पिन करने लग गई
तो उस टाइम पर क्या कंडीशन बनती है, जरा ध्यान से देखना। ये है हमारी वो बॉल और ये कर रही है स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये बॉल जो है हमारी वो स्पिन कर रही है ऐसे, ऐसे स्पिन कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे स्पिन करती हुई चल रही है। तो जैसे ये स्पिन करना चालू करेगी, ऊपर की तरफ स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड हो जाएंगी। ऊपर की तरफ स्ट्रीम लाइन क्या हो जाएंगी, क्राउडेड हो जाएंगी। देखो नीचे ये ट्राई करेगा कि कम एयर हो, स्पिन कर रहा है ना, ये एयर को ऊपर की तरफ खींचने का ट्राई करेगा। तो क्राउडेड जो स्ट्रीम लाइंस होंगी वो कहां की हो जाएंगी, ऊपर की। और नीचे यानी इस बॉल के नीचे वाले पार्ट में स्ट्रीम लाइंस रेरिफाइड हो जाएंगी, रेयर हो जाएंगी, बहुत कम हो जाएंगी, राइट। यहां पे क्राउडेड और यहां पर क्या हो गई, दूर दूर हो गई। अरे आ रही है क्या बात समझ में? Yes. Yes, sir. Okay. So the streamlines are being crowded in upward of the ball. बॉल के ऊपर की डायरेक्शन में स्ट्रीमलाइंस क्या हो जाएंगी, ऐसे क्राउडेड हो जाएंगी। लेकिन ये नीचे की तरफ में क्या होगा, रेरिफाइड हो जाएंगी, कम रहेंगी इसके कंपैरिजन में। सो ऊपर क्राउडेड है और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, बताओ। Verified. यस, रेरिफाइड। और ऐसी सिचुएशन में क्योंकि ऊपर क्राउडेड हो गई हैं और यहां पर रेरिफाइड हो चुकी हैं, तो इनके बीच में वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाता है। दोनों में वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। और याद करो, अगर वेलोसिटी डिफरेंट है तो क्या होता है, वेलोसिटी Pressure डिफरेंट change. है तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। Yes. और प्रेशर दोनों जगहों का अगर अलग अलग है तो डेल्टा पी जीरो नहीं होगा, और डेल्टा पी जीरो नहीं होगा तो नेट फोर्स भी जीरो होएगा नहीं, राइट। Yes, sir. Yes. Sir. ओके। और नेट फोर्स जब जीरो नहीं होगा तो इसके ऊपर अब इसको मैं इस कंडीशन के लिए स्पेसिफाई कर देता हूं। देखो यहां स्ट्रीम लाइंस क्राउडेड हो गई और ये क्राउडेड हो गई तो यहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यहां रेरिफाइड हो गई तो वेलोसिटी हो जाएगी कम, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। यहां प्रेशर ज्यादा है P2 और यहां प्रेशर क्या है, P1। यहां का प्रेशर ज्यादा, यहां का प्रेशर कम, नेट फोर्स कहां लगेगा, ज्यादा प्रेशर से कम फोर्स की तरफ, कम प्रेशर की तरफ। यानी एक अपवर्ड एक्स्ट्रा लिफ्ट इसको मिलने लग जाएगी। ये इसकी मोशन की वजह से इसे एक लिफ्ट मिलने लगी, ऊपर की तरफ ये लिफ्ट होने लग गया। और इस लिफ्ट को फिजिक्स की लैंग्वेज में डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। ओके। So due to difference of pressure in the above part of the ball and below part of the ball, the ball experiences a force in the upward direction due to which it gets lifted. This lift is known as dynamic lift. ये जो लिफ्ट हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ गई, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। आएगी क्या बात समझ में? Yes. Sir. Yes, sir. और ये जो इफेक्ट आपने पढ़ा है ना, ये जो डायनेमिक इफेक्ट आपको मिली है ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ बॉल, दिस डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ बॉल इज नोन एज मैग्नस इफेक्ट। सो इस इफेक्ट को आप क्या बोलते हो, मैग्नस इफेक्ट बोलते हो। और जो लिफ्ट मिली है उसे आप क्या बोलते हो, डायनेमिक लिफ्ट बोलते हो। और इसीलिए अगर आपने देखा हो तो कोई भी जो बॉलर होता है ना, वो बार बार या तो सैंड के ऊपर बॉल को घिसने का ट्राई करता है। एक एक केस आया था ऑस्ट्रेलियन दो And दिग्गज paper. खिलाड़ियों का। हाँ तक किसका किसका था, Steve Smith था और David डेविड Warner. वार्नर। David Warner. यस। इन दोनों ने वो बॉल की सरफेस को थोड़ा और रफ करने के लिए उसको घिसने का ट्राई किया था।
और उसको क्रिकेट के टर्म्स में बॉल टेम्परिंग कहा जाता है। बॉल के साथ जो छेड़खानी करते हैं ना, उसको बोलते हैं बॉल टेम्परिंग। तो उनको बॉल टेम्परिंग के केस के अंदर साल भर के लिए बैन लगा दिया था। और हम इंडियंस इतने महान है ना कि जब वो दोनों प्लेयर्स रिग्रेट करके 1 साल तक बेचारे बैन होकर के फिर एंटर हुए फील्ड के अंदर, तो हमने फिर से उनकी बेइज्जती करना चालू कर दी। बोला स्टीव स्मिथ भाग, स्टीव स्मिथ मतलब ये चल रहा होता है अपने बीच में, ये सिचुएशन है। कोई नहीं। तो ये पूरी कहानी थी स्पिनिंग ऑफ बॉल एंड ऑल दैट की, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी एक स्टोरी आती है और जो एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं ना, अगर विंग्स का क्रॉस सेक्शन आप देखो, लाइक ये विंग है, ठीक है, ये विंग है ऐसे, ये प्लेन का नोज है, इधर इधर ये जा रहा है ऐसे, इस तरफ को ऐसे जा रहा है, और ये प्लेन की विंग है, ठीक है। इस विंग को अगर आप चक्कू से काटोगे, ऐसे इसको कट कर दोगे, ऐसे इसको कट कर दोगे, तो कट कर बे उंगलियां मेरी नहीं काटनी है, ऐसे मतलब मैं बता रहा हूं कि विंग्स को कट करोगे, तो विंग्स को कट करने पर जब आप उसको सामने से ऐसे देखोगे ना, कट हुए पार्ट को, लाइक ये कट हुआ ऐसा पार्ट है, जब आप इसको ऐसे सामने से यूं करके देखोगे तो उसका शेप कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरीके का शेप आपको दिखाई पड़ेगा। और इस शेप को कहा जाता है एरोफॉइल शेप। क्या कहा जाता है? एरोफॉइल शेप, राइट। अब इसमें क्या होता है, तो सेम चीज यहां पर भी होती है। जो भी स्ट्रीम लाइंस आ रही होती हैं एयर की, वो स्ट्रीम लाइंस क्या होती हैं, मोस्टली इसके ऊपर से पास होने का ट्राई करती है। तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाती है, हाई, प्रेशर लो, और नीचे की तरफ वेलोसिटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, यानी प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और इसी वजह से इसको एक एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलती है, यानी कि जो इंजन है, वो इंजन को लोड उतना ज्यादा नहीं उठाना पड़ता है जितना उसको नॉर्मल सिचुएशन में उठाना पड़ता। एक एक्स्ट्रा लिफ्ट यहां पर उसको मिलने लग जाती। आ रही है क्या बात समझ में? यस सर। Yes, sir. यस। तो ये कहानी थी बेसिकली आपके सेशन 10.3 में। चलो 2 मिनट का एक छोटा सा, आ जाओ सारे लोग पिक्चर में, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। हाउ काइंड आई एम। चलिए, सो अब जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं, अच्छा एक और एग्जांपल इसका ले लेते हैं। इसी बेसिस के ऊपर जो प्लेटफॉर्म्स आप देखते हो ना, उन रेलवे के प्लेटफॉर्म्स में 2 खास चीजें आपको नोट करने में आती होंगी। एक तो होता है जहां पे ट्रेन आकर के रुकती है ना, जिस ट्रैक पे, उसके जस्ट बगल में जो जो स्टोन होता है, वो मेजरली अलग होता है बाकी और पूरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में। या तो उसको रेड कलर का कुछ कलर दिया होता है, कुछ तो डिफरेंट उसमें किया होता है उस रीजन के अंदर। बाकी और में पूरे में कोटा स्टोन होगा, लेकिन उस रीजन के अंदर रेड शेडेड टाइल्स लगा करके रख देते हैं। कोई बता सकता है इसका रीजन क्या है? ये वो इंडिकेट करने के लिए कि भाई साहब यहां खड़े रहना, ट्रेन अगर आ रही है और यहां आप खड़े रहे, खतरा हो सकता है आपकी जान को। आपकी जान यानी आपकी खुद की जान, है ना? खतरा हो सकता है उसको। तो क्यों खतरा हो सकता है? Why there is danger in standing near to the platform when train is crossing the platform? प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते टाइम क्यों उसके नजदीक खड़े रहना खतरनाक हो सकता है? देखो, ट्रेन ये चल रही है आपकी, लेट से इस तरीके से चल रही है ना? तो जब ये चलना चालू करेगी तो होगा क्या, ये अपने साथ एयर को दूर भगाती हुई जाएगी, है ना, दूर धकेलती हुई जाएगी। तो इस रीजन के अंदर एयर की वेलोसिटी ज्यादा कर देगी ये,
इस रीजन के अंदर एयर की वेलोसिटी क्या कर देगी, ज्यादा। और क्योंकि यहां इसको आगे जाना है तो यहां एयर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। सोचो, वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। कम। कम हो जाएगा। और यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब अगर इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से आपके ऊपर फोर्स एक्ट हुआ, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से या तो आप इस तरफ आ सकते हो या तो आप इस तरफ जा सकते हो, है ना। चोट लगने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर तो इस तरफ गए, अगर तो इस तरफ गए तो ठीक है, तो कहानी में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत तब आ जाएगी ना साहब जब आप इस तरफ खिंचा जाओगे। और ये डिपेंड करता है लैटिट्यूड और पोजीशन रेलवे स्टेशन की कहां पे है उसके ऊपर, कि बाहर, इसके बाहर की तरफ की वेलोसिटी ज्यादा होगी या अंदर में वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो ये वेलोसिटी का फैक्टर भी काफी बार चेंज होता रहता है। कई बार वेलोसिटी अंदर वाली बहुत ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू आउटसाइड वाली वेलोसिटी। तो आउटसाइड की वेलोसिटी कम तो प्रेशर यहाँ बहुत हाई, और यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा, प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम। ले धमाक करके फोर्स इसके ऊपर लगता है, खींच लेती है ट्रेन, और बोलते हैं अबे ट्रेन ने तो मार डाला। तो भाई वो रेड पत्थर क्यों लगा रखा था, काहे के लिए उसके ऊपर खड़ा हो गया था तू, क्या जरूरत थी उस पे खड़े होने की। ये इसलिए लगाया गया है ताकि जब ट्रेन खड़ी हो जाए, आपको बोर्ड करना हो तो आप इजीली उसमें चढ़ पाओ। ये उसके लिए रखा गया, वहां आपके खड़े होके क्रिकेट मैच की डिस्कशन के लिए नहीं रखा हुआ है। ये पान मसाला खा करके थूकने के लिए नहीं रखा है कि उसको उसके ऊपर खड़े होकर के आराम से ये पूरा ट्रैक भर रहे हो। और देखो, आयरनी देखो पूरे वर्ल्ड की, जिस ब्रांड का हमारे यहाँ लोग गुटखा खाते हैं, उस ब्रांड का तो वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है यूएस का। नाम है क्या, नाम बताया किसी को यूएस के वाइस प्रेसिडेंट का, नए वाले, कमला हैरिस। और और हमारे यहाँ कमला पसंद बिकता है। लाइक आई एम नॉट ईटिंग, बट मुझे जानकारी है, मुझे पता है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स मूव अहेड। हम बात करते हैं, आस्था ने मेरे से शुरू में एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, सर ये विस्कस ड्रैग क्या होता है ना आस्था। मैडम अब आपके आंसर की तरफ हम पहुंच चुके हैं। इनर्शिया याद है क्या आप लोगों को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, ओनली इनर्शिया। सर द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू कंटिन्यू और स्टे इन दी, अच्छा कौन, हाँ, स्टे इन दी, जो भी वो मोशन की स्टेट में है, अपनी अपनी स्टेट ऑफ मोशन को कंटिन्यू रखने की जो एबिलिटी होती है, उसको हम इनर्शिया के नाम से डिफाइन करते हैं। विस्कोसिटी समझना क्या है, देखो। सर यस, सर ऐसा होता है कि जब वो एरोप्लेन होता है वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को एक्सीड करता है तो कुछ उसके आसपास की एयर फट जाती है, वो इससे रिलेटेड कुछ होता है। लाइक किस किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो यार हर्ष, मैं समझ नहीं पाया। सर मतलब कोई फाइटर प्लेन होता है, वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को एक्सीड करता है तो उसके आसपास कुछ एयर फट जाती है या ऐसा कुछ होता है, तो वो इसके मतलब इस पे बेस्ड है कुछ। यार मेरे को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि लाइक इंसिडेंट मैंने सुना तो है, लेकिन कभी इसके रीजन के पीछे मैं दौड़ा नहीं। पर ठीक है, आज आज उसके पीछे मैं दौड़ता हूँ, एंड वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। ओके, डोंट वरी। चलिए, सो लेट्स डिस्कस विस्कोसिटी। क्या होता है ये विस्कोसिटी? समझते हैं ये विस्कोसिटी क्या है। तो देखो, लिक्विड अगर कहीं पे पड़ा हुआ है और वो फ्लो कर रहा है, ठीक है, जैसे यहां पे मैंने ड्रॉप कर दिया हनी, तो हनी का कलर थोड़ा चॉकलेटी जैसा होता है, तो ये चॉकलेटी कलर से हम हनी को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। सो यहां पर कहीं पे गिरी हुई है हनी, और यहां कहीं पर पड़ा हुआ है वाटर। ठीक,
मैंने एक बहुत ही बड़े फिलोसोफर से सुना हुआ था, उसने बोला था कि वाटर जो है वो ब्लू होता है, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा इस कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। ब्लू है पानी। चलिए, तो ये है हनी और ये है वाटर। मेरे को बताओ, दोनों को अगर मैं गिराऊं तो कौन ज्यादा जल्दी दूर तक जाएगा? वाटर। water, वाटर जाएगा। अब अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो तुम्हारे घर में हनी का जो डब्बा है ना, उसको ढोल के देख लेना। अगर अगर तो मम्मी छोड़ देती है तो बहुत अच्छी बात है, और पिटाई होती है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। चलिए, तो चेक करोगे तो आपको पता चलेगा वाटर जो है वो बड़ी स्मूथली फ्लो कर जाता है, और ये जो है हमारा हनी, ये स्मूथली फ्लो कर पाती नहीं है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लिक्विड नंबर 1 है और ये लिक्विड नंबर 2 है। So there is a property of liquid. There is a property of liquid. Liquid to liquid ये property vary करती है. There is a property of liquid by virtue of which an opposing force comes into the play. Between different layers. तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है, जो आपने इसको फेंका हुआ है, सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो ट्राई करेगी कि रेस्ट में बनी रहे। उसके ऊपर वाली ट्राई करेगी कि वो थोड़ा सा तेज चले, उसके ऊपर वाली उससे थोड़ा तेज, उससे ऊपर वाली उससे थोड़ा तेज, और सबसे ऊपर वाली सबसे तेज चल रही होगी, है ना, जो फ्री सरफेस में है। तो इसीलिए जब आप देखोगे ना, तो इसका शेप जो आता है बच्चे, जब हनी को आप ऐसे थ्रो करते हो तो इसका शेप जो बनता है ना, दैट इज समथिंग लाइक दिस। कुछ ऐसा आता है। पता है, ये इतना पार्ट थोड़ा ग्राउंड से उठा हुआ होता है। अरे यार, ऐसा ऐसा देखा है कि नहीं देखा है? थोड़ा बहुत ऐसा बल्ज्ड होता है, बाहर की तरफ थोड़ा सा बल्ज्ड होता है। यस ये सर। जो आउटर मोस्ट सरफेस है ना, उसका कांटेक्ट इसके साथ नहीं होता है, थोड़ा सा बाहर होता है, और ये कांटेक्ट का पॉइंट यहां कहीं लाए कर रहा होता है, और ये इससे आउटर गया हुआ होता है। लाइक मैंने इसको जूम करके तुमको दिखाया तो तुमको थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा, ज्यादा डिस्टेंस दिखाई पड़ रहा होगा। लेकिन अगर तुम जाकर के उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर आराम से देखो, बैठ के, लेट करके, जो भी करके देखते हो, देखो एक बार ध्यान से, तो आप पाओगे जहां पे हनी आपकी कांटेक्ट में है सरफेस के, उससे थोड़ा सा आगे तक उसका अपर पार्ट मूव कर गया है। तो ऐसा क्यों होता है? तो लिक्विड के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रेजिस्टिव फोर्स, एक अपोजिंग फोर्स लगने लग जाता है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स। एंड दिस प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये डिफरेंट लेयर्स के बीच में रेजिस्टिव फोर्स या अपोजिंग फोर्स लगने लगता है, उसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? विस्कोसिटी है। अरे समझे क्या बात को? yes, फिर से सुनो। द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड by virtue of which an opposing force comes into the play, an opposing force comes into play between डिफरेंट लेयर्स ऑफ लिक्विड। ये जो तुम्हारी अलग अलग लेयर्स है ना, इनके बीच में फ्रिक्शन लगने लग जाता है, अपोजिंग फोर्स लगने लग जाता है। और ये क्या करता है? ये इसे मूव करने से रोकने का काम करता है, ट्राई करता है कि नहीं मूव हो। और इसी प्रॉपर्टी को, जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये हो रहा है, दैट प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज नोन एज विस्कोसिटी। डाउट कोई? यस आस्था, पूछिए। यस आस्था, बोलो बोलो। सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा ऐसे, ओके ठीक है, कोई बात नहीं।
अब आता है हमारे पास डेफिनेशन विस्कस ड्रैग का। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ऑपोजिंग फोर्स लगने लग जाता है, ऑपोजिंग फोर्स लगने लग जाता है जब भी डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होता है तब, राइट? क्यों कुशल? यस सर। अरे होता है ना ऐसा कुछ, समझ में आया ना, ऐसा हो रहा है ऐसा कुछ। ओके, सो ये जो फोर्स लगता है ना, इस फोर्स को, ये जो भी फोर्स यहां पे लग रहा है, ऑपोजिंग फोर्स जो लग रहा है, उसी ऑपोजिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? विस्कस Viscous. ड्रैग बोलते हैं। हाँ जी, दैट ऑपोजिंग फोर्स इज नोन एज विस्कस ड्रैग। अरे क्लियर है क्या ये बात? Yes, sir. यस सर। ओके, सो फाइनली एक बार स्टेटमेंट में रिपीट कर देता हूं। व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड, एक फ्लो करते हुए फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के बीच में जो ड्रैग लगता है, जो ऑपोजिंग फोर्स लगता है, उसी ऑपोजिंग फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? विस्कस ड्रैग बोलते हैं। ठीक है, सो विस्कस ड्रैग क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ऑपोजिंग फोर्स है, राइट? ये एक टाइप का ऑपोजिंग फोर्स है। अब ये विस्कोसिटी आप मेजर कैसे करोगे? इस विस्कोसिटी को मेजर कैसे करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए, जैसे फ्रिक्शन का मेजरमेंट करने के लिए आपने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन किया हुआ था, वैसे ही विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम डिफाइन करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर ईटा से। एन तुम्हारा है, इसको घसीट देना है, एन को क्या कर देना है? घसीट देना है। एन को घसीटा तो ईटा, एन को घसीटा तो ईटा। ओके, सो ये जो ईटा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। एंड डेफिनेशन क्या है इसका? इट इज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट। शियरिंग स्ट्रेस, शियरिंग स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेट। ये स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आप जानते हो, शेयरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला तो आप जानते हो, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, F बाय ए। तो ये तो आपका F बाय ए हो जाएगा, चलो एक्सेप्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। पर स्ट्रेन रेट क्या होता है? तो शियर स्ट्रेस के केस में अगर आपको याद हो, तो स्ट्रेन हमने Theta. तो ये जो स्ट्रेन था उसको हमने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ था, डेल्टा एक्स बाय एल। याद है क्या किसी को? Yes, sir. बहुत बढ़िया। इसका रेट निकालना है यार, इसका रेट निकालना है। रेट निकालना है यानी डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? टाइम। डिस्प्लेसमेंट Yes. अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो क्या मैं यहां पे v बाय एल लिख सकता हूं? स्ट्रेन रेट डेल्टा एक्स बाय एल, ये था आपका स्ट्रेन, और इसका रेट फाइंड आउट करना यानी टाइम से डिवाइड कर देना। ये इतना पार्ट हो गया वेलोसिटी बाय एल, वेलोसिटी बाय एल, ये खत्म हो गया। फाइनल इक्वेशन जो आपकी आएगी दैट विल बी एफ एल अपॉन ए वी। आ रही है क्या बात समझ में ये वाली? Yes, sir. Yes, sir. सो एफ एल अपॉन ए वी, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। चलिए निकाल लेते हैं इसका एक्सप्रेशन। फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाएगा, लेंथ मीटर में मेजर की जाएगी, एरिया मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। सो एक मीटर कैंसल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको आप क्या बोलते हो? पास्कल। इसको Yes, आप क्या sir. बोलते हो? इनटू सेकंड। सो पास्कल इनटू सेकंड जो है दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का ये हमारा एसआई यूनिट है।
बट इसका नाम जो है ना, वो नाम कुछ अलग है। ये जो पास्कल इंटू सेकेंड जिसे आप बोल रहे हो, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड बोल रहे हो, उसका नाम कुछ अलग है। कोई मेरे को बता सकता है क्या इसको बोलते क्या है? अरे यार, इंग्लिश तो तुम लोगों की अच्छी है, प्रोनाउंस एक बार रीड करना है बस उसको। ये आप खुद ही रीड करके ऐसे नहीं रखो यार, बताओ मेरे को तो पता चले। यार दैट्स नॉट फेयर। ये इतना टाइम तुम लोग रीड करने में लगाओगे तो यार ऐसे कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। अरे ट्राई तो करो, गलत होगा तो मैं बैठा हूं ना यार। अविश रीड कर दे यार, तू रीड कर दे, छोड़। मैं और किसी को नहीं बोलता हूँ, अविश को बोल देता हूँ। सर आप रिपीट करोगे, वो आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे पहले। आपने क्या बोला था रीड करने के लिए? अब आवाज नहीं आ रही है? नहीं ऐसी सर, बात पहले नहीं है। अभी आ रही है। आपने क्या रीड करने के लिए बोला? अच्छा अच्छा, ओके ओके। ये पास्कल इंटू सेकेंड का एक नाम दिया हुआ है नोट्स में, उसको रीड करके तू मेरे को बता। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी करके एक टॉपिक है, उसी में लास्ट में उसका नाम लिखा हुआ है, रीड करके बताओ मेरे को। ये सारे लोग डर रहे हैं यार, वो इतना इतना डिफिकल्ट है, डर रहे हो तुम लोग। पूरा रीड स्टेटमेंट रीड करोगे लास्ट वर्ड ही? नहीं नहीं नहीं, मैं एक छोटा सा तुम्हारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहा हूँ, उसमें मैं कर रहा हूँ कि यार तुम मतलब कहाँ तक तुमने ये अपना हाँ, खात्मा किया हुआ इंग्लिश का, जिसमें वो रीड करके बताओ वो पार्ट। सर वो मेरे लिए डिफिकल्ट है, क्या पता नहीं चल रहा कैसा प्रोनाउंसिएशन करो। ठीक है, ये तुम्हारे होमवर्क में मैं काम दे देता हूँ, ठीक है? इसको तुम लोग सर्च करना, गूगल करना, जो करना है वो करना, प्रोनाउंसिएशन इसका निकाल के लेके आना। बहुत जबरदस्त प्रोनाउंसिएशन है। यस सर। ये एक्चुअली एक फ्रेंच, ये एक फ्रेंच वर्ड है, और इसको प्रोनाउंस करने का तरीका एकदम ही अलग है। तो अगर आप ये लिख करके फ्रेंच में प्रोनाउंसिएशन इसका देखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, तो मजा आएगी। स्पेलिंग कुछ है, प्रोनाउंसिएशन एकदम ही अलग है। स्पेलिंग तो बता। POISEUILLE। चलो कोई बात नहीं, ये तो तुम लोग अब देखोगे। ध्यान दो अब यहाँ पे, चलो चलो चलो। Now we are going to talk about Stokes law. चलो, सो स्टॉक्स लॉ हम समझते हैं, क्या है स्टॉक्स लॉ? ये जो पूरा रूल था ना, ये ड्रैग फोर्स के लिए बताया हुआ रूल है। क्या था कि अगर कोई बहुत ही छोटी, यानी कि बहुत ही छोटी सी स्फेरिकल बॉल, एक एकदम छोटी सी स्फेरिकल बॉल है, जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। ये स्मॉल आर रेडियस वाली छोटी सी बॉल अगर किसी मीडियम में फॉल कर रही है, दिस द मीडियम जिसके अंदर ये क्या कर रही है? फॉल कर रही है, गिर रही है नीचे की तरफ, ठीक है? तो एक चीज क्लियर है कि अगर आप पानी में अपना हाथ लेके जाते हो और ऐसे ऐसे करते हो तो आपको थोड़ा सा फोर्स एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता है? Yes, बिल्कुल। तो ये जब बॉल गिरेगी तो इसके गिरने में भी क्या होगा? इसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, इस लिक्विड की तरफ से रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस होगा। तो जॉर्ज स्टोक्स ने हमको ये बताया कि ये जो रेजिस्टेंस है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ये किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली वेलोसिटी की प्रोपोर्शनल है। और अगर इस स्फेरिकल बॉल की रेडियस स्मॉल आर है और ये जो मीडियम है, इस मीडियम का
विस्कोसिटी ईटा है, ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, और मीडियम की विस्कोसिटी हो, ध्यान रखना इस बात को, ये मीडियम की विस्कोसिटी है। R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वेलोसिटी V है जिससे वो नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये जो फोर्स है दैट इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा RV। दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ, इसको हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ, ठीक है। So the backward drag force acting on a body, the backward drag force acting on a small spherical body of radius r moving through a medium whose coefficient of viscosity is eta is given by 6 pi eta RV. This statement is known as Stokes law. किस साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था? जॉर्ज स्टोक्स ने। तो फिर से एक बार सुनना, सिचुएशन क्या है? द ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फेरिकल बॉडी which is having a radius r, which is falling through the medium having viscosity eta, is given by 6 pi eta RV. This statement is known as Stokes law. चलिए, एक छोटा सा डेरिवेशन है जो हमें करना है इसमें, और उस डेरिवेशन का नाम है टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, और ये टर्मिनल वेलोसिटी आपको इसी बेसिस के ऊपर से मिलने वाली है, राइट। चलो, सेम इसी पैटर्न के ऊपर से उसे हम डिराइव करेंगे। सुनना बात को ध्यान से, जब ये बॉल इस मीडियम में से डाउनवर्ड फॉल करने लगेगी तो इसका FBD हम चेक करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम एक बार देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे। तो पहला तो फोर्स होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट जो mg है, यस और नो? यस सर। दूसरा फोर्स होगा ऊपर की तरफ जो स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग लग रहा होगा, जिसको आप बोलते हो बैकवर्ड ड्रैग फोर्स, है ना। तो ऊपर की तरफ ये लग रहा है बैकवर्ड ड्रैग फोर्स FS, ठीक है। स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स लग रहा है उसको मैंने FS से बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो, तीसरा जो लग रहा होगा ना, वो होगा इस मीडियम की वजह से बॉयंट फोर्स। यस सर। तो तीसरा फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा विच इज द बॉयंट फोर्स। ये तीन फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं। अब देखो, एज आई टोल्ड यू कि जो स्टोक्स वाला जो फोर्स है ना, ये किसके प्रोपोर्शन में होता है? वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में होता है। जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी ये फोर्स, ड्रैग फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स और बढ़ जाएगा। फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स और बढ़ जाएगा। और ऐसा होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब इस बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अरे यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्पीड बढ़ाने का काम कर रही है, स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड के बढ़ते ही ये रेजिस्टिव फोर्स भी बढ़ गया। और बड़ी स्पीड, रेजिस्टिव फोर्स और बढ़ गया, और बड़ी स्पीड, रेजिस्टिव फोर्स और बढ़ गया। ऐसा करते करते एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि जब ऊपर एक्ट करने वाले इन दोनों फोर्सेस का सम इस डाउनवर्ड एक्ट करने वाले फोर्स के इक्वल हो गया। इस सिचुएशन में नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0, राइट। यस सर। तो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, सही है ना, बॉडी रेस्ट में आ जाएगी। अरे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा है तो वो रेस्ट में हो जाएगी, यस और नो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। अरे याद आया ये फर्स्ट लॉ? यस सर। चलिए, तो इस कंडीशन में जो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी बनेगी ना, उसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही क्या नाम दिया जाता है?
टर्मिनल वेलोसिटी नाम दिया जाता है। सो स्टेटमेंट सुनना, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय freely falling body in a viscous medium is called terminal velocity. The maximum constant velocity acquired by a freely falling body in a viscous medium is known as terminal velocity. तो चलो, मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसका मतलब नेट फोर्स हो चुका है जीरो, नेट फोर्स जीरो हो चुका है, इसका मतलब ऊपर की तरफ जितने फोर्सेस लग रहे हैं उनका सम नीचे की तरफ एक्ट करने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। तो चलिए लगा देते हैं इक्वेशन। फॉर दैट mg इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स प्लस स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो, जिसको मैं एफएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। रिप्लेस करो वैल्यूज। मास इज गिवन बाय, इस ऑब्जेक्ट का मास कैसे लिखोगे? डेंसिटी इनटू volume. वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी मैं रो ले रहा हूं, ध्यान देना बात को। इसकी डेंसिटी में, मटेरियल की डेंसिटी कितनी ले रहा हूं? रो। और ये जो विस्कस मीडियम है इसकी डेंसिटी कितनी ले रहा हूं? सिग्मा। डेंसिटी ऑफ दिस विस्कस मीडियम इज सिग्मा, डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज रो। सो रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लिखोगे? स्मॉल आर रेडियस है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया इसका मास, जी एज इट इज इक्वल टू बॉयंट फोर्स का क्या इक्वेशन होता है? Sigma into 4/3 pi r cube into g. बिल्कुल, बॉयंट फोर्स का इक्वेशन होता है लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? यहां पे सिग्मा है, इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया मास, इनटू क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका बॉयंट फोर्स का इक्वेशन। प्लस स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स कितना हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी। और ये जो वेलोसिटी है ना, यही वेलोसिटी तो आपके किस नाम से जानी गई है? टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से आपने बताई हुई है। चलो अब तो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, फटाफट लगा देते हैं। इस टर्म को यहां शिफ्ट कर दो। सो दिस विल लुक लाइक 4/3 पाई आर क्यूब रो जी माइनस 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अरे यार समझ में आई क्या बात? ये जो v है वो टर्मिनल वेलोसिटी है, vt। कॉमन निकालो जो कॉमन आ रहा है। देखो 4/3 कॉमन, पाई कॉमन, आर क्यूब कॉमन और g कॉमन। यहां क्या बचेगा? रो माइनस सिग्मा, दैट इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर वी। एक आर कैंसल, एक पाई कैंसल, 2 2 जा 4 एंड 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सो ईटा और 3 दोनों को इस तरफ भेज दो, डिवाइड करने लग जाएंगे। इवेंचुअली आपकी इक्वेशन हो जाएगी 2r जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? 3 ईटा, और एक 3 तो यहां ऑलरेडी है, सो ये क्या हो जाएगा? 9 ईटा हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन है टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। डाउट क्या किसी को? टर्मिनल वेलोसिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी थ्रू अ विस्कस मीडियम। जब कोई ऑब्जेक्ट विस्कस मीडियम में गिरती है तो उसकी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी कितनी होती है? उसी को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं, राइट। इसके बाद दो छोटे से टॉपिक है, एक है रेनॉल्ड्स नंबर और दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। लेकिन आई एम ग्लैड टू अनाउंस ये टॉपिक्स आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो चुके हैं। वैसे थे बहुत ही सिंपल से टॉपिक, नहीं रिड्यूस होते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कर दिया है तो मजे ही करो। फिर इसके बाद 5th सेशन हमारा चालू होता है, ठीक है। 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक ले लो, एक डेरिवेशन मेरे को इसमें करवाना है, ठीक है।
वो डेरिवेशन मैं आपको करवा दूंगा, देन यू आर फ्री। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा और उसके ऊपर से एक कॉन्सेप्ट हमारा बिल्ड होने वाला है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। ठीक है, क्या आपने कभी पेंट किया है, लाइक डोर को पेंट करना या ऐसा कुछ ऐसा कुछ किया है क्या? अरे किसी ने भी No, sir. नहीं किया है? अच्छा, घर में पापा शेविंग करते हैं तो कभी कभी खुद से शेव कर रहे हो तो कभी उनके आसपास जाकर के देखा है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो उस टाइम पर उनके हाथ में एक ब्रश होता है और जब वो उस ब्रश को वाटर में डिप करके बाहर की तरफ निकालते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वो जो डिप करने के बाद बाहर निकाला जाता है, वो जो ब्रश होते हैं वो आपस में स्टिक हो जाते हैं। देखा है क्या इसको? हाँ सर। Yes. वाओ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? सर वाटर के कोहेसिव फोर्सेस के कारण। एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है और लिक्विड की, जिसकी वजह से लिक्विड हमारा जो रेस्ट में होता है, लिक्विड जो रेस्ट में होता है, वो रेस्ट में रहा हुआ लिक्विड एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। इट बिहेव्स लाइक अ इलास्टिक मेम्ब्रेन and tries to occupy minimum surface area, tries to occupy minimum surface area। देखो, जैसे ही आपने उसको डिप करके ऐसे बाहर की तरफ निकाला, वो सरफेस एरिया उसका क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो बिना आपको